सभी को नमस्ते। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए। क्लास लाइव हो चुकी है। पिंकी जी गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। सभी स्टूडेंट के जो है क्लास में जुड़ जाइए। आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड का मूल्यांकन प्रणाली पढ़ने वाले हैं। मूल्यांकन प्रणाली हम जो है पढ़ने वाले हैं अभी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है हमारे फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट एक बार जो है कमेंट कीजिए क्लास में। जितने भी स्टूडेंट आए एक बार कमेंट कीजिए जिससे मैं देख पाऊँ कितने स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, आज मूल्यांकन हम शुरू करने वाले हैं। हमने कल मूल्यांकन की कुछ बातें की थी, महात्मा गांधी की भी एक व्याख्या पढ़ी थी, तो हम वहीं से जो है शुरू करने वाले हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन प्रणाली जो है हमारे फर्स्ट पेपर में से टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, और वो किस प्रकार से करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके गुण क्या है, दोष क्या है और क्यों किया जाता है, सारी बातें जो है हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन में केवल एक ही मूल्यांकन जो है नहीं होता, जो आप एग्जाम देते हो वही एक मूल्यांकन नहीं है, उससे अलावा भी जो है दूसरे मूल्यांकन भी होते हैं। वो सारे मूल्यांकन जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट पेपर में, इसलिए आज की क्लास जो है सभी को ठीक से समझनी है। कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास समझना इम्पोर्टेंट है। तो मूल्यांकन प्रणाली का पहले हम अर्थ समझेंगे। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना। निर्णय यानी कि डिसीजन देना, और ये कौन देता है? अंत में शिक्षक देता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। तो परीक्षा की जगह जो आधुनिक शब्द क्या है अभी? मूल्यांकन। अभी हम परीक्षा नहीं कहते, मूल्यांकन करना कहते हैं। नया आधुनिक शब्द हमने जांच और परीक्षा की जगह पर एक नया आधुनिक शब्द प्रयोग किया, मूल्यांकन, जो कि ज्यादा विस्तार पूर्ण जो है बातों को एक साथ रखता है, बड़ा अर्थ देता है, बड़ा अर्थ प्रदान करता है परीक्षा से मूल्यांकन। इसलिए आधुनिक शब्द हमने परीक्षा के लिए मूल्यांकन ये रखा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो मैंने कल बताया था आपको, या आपको याद करना है, क्योंकि ये कथन कारण में असत्य सत्य कथन ऐसे कथनों में भी आएगा कि मूल्यांकन क्या है। जैसे शिक्षा भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार से मूल्यांकन भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि कभी रुकती नहीं है। तो हम व्याख्या देखेंगे सबसे पहले गांधी जी की। विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो, ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। ठीक है, मिलान के प्रश्नों में ऐसे आ सकता है, इस तरफ एक कथन आएगा और दूसरी तरफ नाम आएंगे, नेहरू आएगा, गांधी आएंगे, ये सारे आएंगे, और पूछा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर आएंगे, तो ये पूछा जाएगा कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो, किसने कहा है, तो आपको जो है मिलान करना होगा उसमें भी। तो आपको याद रखना है, छोटी सी व्याख्या है गांधी की। गांधी ने शिक्षक द्वारा मूल्यांकन हो ये बात की है। फिर कोठारी आयोग ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शिक्षण उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहयोग करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? हमें कीवर्ड पहचानना सीखना होगा। आदतों, ये क्या है? विद्यार्थी के अध्ययन की आदतों और शिक्षक निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। तो सब प्रभाव कहां पर डालता है? विद्यार्थी पर डालता है और शिक्षक पर डालता है। ठीक है, दोनों पर प्रभाव कौन डालता है? मूल्यांकन।
और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु उनके सुधार में भी सहायता है। तो शैक्षिक उपलब्धियां क्या है कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना। जैसे आपका मार्कशीट आ जाता है, एक मोटे मोटे तौर पर हम उदाहरण ले रहे कि जब आपका मार्कशीट आ जाता है उसमें आपको 95% मिले हैं, तो इसमें मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने जो है लगभग अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आपके 85 आएंगे या फिर 87 आएंगे तो आपने बहुत ही खराब जो है प्रदर्शन किया है परीक्षा में, इससे जो है साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूल्यांकन होता है और हम कैसे 75, 85 को जो है 95, 99 तक जो है ला सकते हैं। ये जो है उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का होता है, जो सुधार है। अगर हमारे 85, 75 मार्क्स आ रहे हैं तो उसे कैसे हम 99 तक ले जा सकते हैं, इसकी जो है तैयारी किसमें की जाती है, मूल्यांकन में। क्योंकि अगर इस साल आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो अगले साल उससे ज्यादा लाने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में आपके मार्कशीट पर भी क्या है आते हैं, क्या क्या आता है मार्कशीट पर कि कौन से विषय आपके अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं जिसमें सुधार करना चाहिए। ये सारी बातें जो स्कूल टीचर लिखता है, क्योंकि अगले साल जब आप प्रवेश लेंगे अगली कक्षा में तो अगली कक्षा के स्कूल टीचर को पता चले कि उस विद्यार्थी की कमजोरियां क्या है और इस विद्यार्थी में कौन से गुण हैं, कौन से सब्जेक्ट जो इसके अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली व्याख्या हम देखेंगे JW राइस स्टोन। मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है। मूल्यांकन क्या है, नई शब्दावली है। जैसे कि हमने चिली पीपीटी में पढ़ा है, नया शब्द है परीक्षा के लिए। मूल्यांकन एक नई शब्दावली है जो मापन या मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करती है। क्योंकि हम क्या मापते हैं, विद्यार्थी का ज्ञान, और ज्ञान हर तरह का ज्ञान मापते हैं, केवल पाठ्यक्रम का नहीं, उसका भावनात्मक ज्ञान भी जो परीक्षा के द्वारा हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार का तेरा मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, सारे जो है इस मापन में हम निकाल लेते हैं। विद्यार्थी का सब प्रकार का जो है मूल्यांकन इसी में आ जाता है। परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षिक पक्ष को शामिल किया जाता था। पहले क्या था, सिर्फ शैक्षिक पक्ष, यानी कि उसने जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को कितने अच्छे ढंग से पढ़ा है, कितने अच्छे ढंग से सीखा है, वही पक्ष जो है पहले देखा जाता था। लेकिन शिक्षा के बदलते परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थी के सभी पक्षों, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व को खुद में समाहित किए हुए है। साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। तो वर्तमान समय में मूल्यांकन में क्या क्या आता है, आपका शैक्षिक पक्ष भी आता है, शारीरिक पक्ष भी आता है, मानसिक पक्ष भी है, संवेगात्मक पक्ष भी है, बौद्धिक पक्ष और चिंतन प्रक्रिया और व्यक्तित्व। और ये सभी जो है केवल इसे छोड़कर देखिए, इसे छोड़कर आपके पेपर 1 में बाकी सारे जो मूल्यांकन आपको दिखाई देंगे। इन सारों पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका बौद्धिक स्तर क्या है ये देखने के लिए, चिंतन क्या है, ये सारे जो है आपके पेपर 1 में आपको क्वेश्चन, अगर आप 50 क्वेश्चन देखिए तो उसमें ये बातें आपको दिखाई देंगी। तो हम थ्योरी प्रश्न लेकर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर भी बौद्धिक, संवेगात्मक, मानसिक और चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व को भी जान सकते हैं। शारीरिक पक्षों के लिए शारीरिक टेस्ट ही लेना होगा, उसे जो है पेपर पर हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, प्रश्न नहीं पूछ सकते उस पर डायरेक्ट। तो ये है मूल्यांकन। और मूल्यांकन के परंपरागत मूल्यांकन के जनक कौन है, JS राइस, ये नाम आपको नोट कर लेना है। और आधुनिक मूल्यांकन के जनक है BS ब्लूम। ब्लूम का नाम बार बार आता है। तो आधुनिक के कौन है, ब्लूम है। और परंपरागत मूल्यांकन के जनक थे JS राइस, इसे आपको नोट करना है। ठीक है, और आपको ये भी नोट करना है कि मूल्यांकन में क्या क्या आता है, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, आपके इमोशन कैसे काम करते हैं, इस पर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अभी मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व क्या है, क्यों हम मूल्यांकन प्रक्रिया जो है लेते हैं, क्यों परीक्षा ली जाती है हमारे। जैसे कि अभी आप 5 तारीख को आप पेपर है, क्यों लिया जा रहा है,
उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट आए आज। पूजा जी, मुकेश जी, देवरत जी। देवरत जी आप कुछ दिनों से रेगुलर नहीं है शायद क्लास में। संगीता जी, कुछ स्टूडेंट जो है पुराने स्टूडेंट जो रेगुलर अभी आ नहीं रहे क्लास में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का मतलब क्या है? ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सतत प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है, अंततः यह ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्या है कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो क्लास में भी हर समय में, हर 20-25 मिनट में, 15 मिनट में एक क्वेश्चन आपको शिक्षक पूछता ही है, छोटा मोटा। आपको वो समझ में नहीं आता कब पूछा गया, लेकिन वो पूछ भी लेता है, आप उत्तर भी दे देते हो और जो है मूल्यांकन आपका हो भी जाता है। तो मूल्यांकन केवल वर्ष के एंड में नहीं होता, कक्षा में 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन जो है टीचर पूछ ही लेता है, कुछ ना कुछ कल की क्लास का पूछ लेगा या फिर 2 दिन पहले का क्लास का पूछ लेगा। तो ये क्या है, मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। तो मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है जो कि सतत चलती रहती है। जब भी आप पढ़ाई में आते हो, शिक्षा में आते हो, आप क्लास में बैठते हो, तो वहां पर हर मिनट में जो है आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप किस प्रकार से ध्यान दे रहे हो या नहीं, आपको प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर दे रहे हो या नहीं। ये सारा जो है मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। तो शिक्षक जो है सतत हर समय जो है मूल्यांकन आपका करता ही रहता है। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन वो केवल वर्ष के अंतिम दिनों में परीक्षा के साथ ही करता है, उस हमेशा मूल्यांकन करता है। फिर व्यापक प्रक्रिया ये व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष आपका संवेग से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। ज्ञानात्मक पक्ष आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ है, जिसे हम दूसरी भाषा में, साहित्य की भाषा में से हृदय कहते हैं। हृदय जो होता है उसे भावात्मक पक्ष में रखते हैं और बुद्धि को हम ज्ञानात्मक पक्ष में रखते हैं। क्रियात्मक यानी कि आपका एक्शन। एक्शन किस में आएगा? आपने पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन गए, इंजीनियर बन गए और आपने कुछ नया आविष्कार कर दिया, तो क्या किस में आएगा? क्रियात्मक पक्ष में आएगा। या फिर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा और फिर अपने मन से कविता लिखी, वो किस में आएगा? क्रियात्मक पक्ष में आएगा। ठीक है, तो तीनों का अंतर आपने समझ लिया और तीनों का विकास क्या करना है? शिक्षक को करना है। और मूल्यांकन द्वारा इन तीनों का कितना विकास हुआ है वो शिक्षक देख पाता है। फिर सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास में लगभग हमने बताया था कि कक्षा किस में आती है? स्कूल में आती है। और स्कूल किस में आता है? समाज में आता है। समाज के अंदर क्या है? समाज के अंदर स्कूल है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है और उनके अंदर कक्षाएं हैं। तो कक्षा इनडायरेक्टली क्या है? समाज के अंदर होती है। बिना समाज की कक्षा नहीं, मतलब समाज का एक हिस्सा होता है कक्षा। इसलिए सामाजिक प्रक्रिया क्यों है शिक्षण, ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि वो समाज के भीतर ही घटित होती है, समाज के बाहर नहीं। तो सामाजिक प्रक्रिया है ये शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति, समाज की आशंका, आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि अंत में आपको कहाँ जाना है? समाज में जाना है। कक्षा में लाइफ टाइम आप कक्षा में नहीं बैठोगे, आप जो है पढ़ाई करके जो समाज में जाओगे। समाज में जाकर आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे और समाज की सेवा करोगे। तो समाज की सेवा करने के लिए आप उपयुक्त हो या नहीं, इसलिए भी मूल्यांकन किया जाता है। एक डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है या नहीं, उसे सारी बातें आती है या नहीं, ये मूल्यांकन करने के बाद ही उसे जो है बाहर भेजा जाता है, कक्षा के बाहर, एक डॉक्टर की पदवी के साथ। और उसके बाद वो क्या करता है? अपना अस्पताल खोलता है और फिर सभी का अच्छे से इलाज करता है। लेकिन अगर हम मूल्यांकन ना करें उस विद्यार्थी का, मेडिकल के विद्यार्थी का, और उसे ऐसे ही कक्षा से बोल दी कि आज से तुम डॉक्टर हो, जाओ, और उसने कुछ बाहर जाकर 2-3 आदमियों को गलत दवाई दे दी और जो है उनको प्रॉब्लम हो गई, तो
क्या होगा, समाज का नुकसान होगा ना, क्योंकि अंत में ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। अंत में उद्देश्य क्या है हमारा, समाज को चलते चलाए रखना ही उद्देश्य है शिक्षा का। क्योंकि आपका नॉलेज देना है कि आप भी क्या है, जैसे कि आपको समाज पता है, समाज शास्त्र जिस विद्यार्थी ने पढ़ा है, समाज शास्त्र जिस विद्यार्थी ने पढ़ा है उसको पता है कि एक व्यक्ति और दो व्यक्तियों से क्या बनता है, समूह बनता है, और ऐसे ही समूहों से क्या बनता है, समाज बनता है। अगर हम समाज को तोड़ तोड़ कर देखें तो वो क्या होगा, समूह होगा, और समूह को तोड़ कर देखें तो वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा छोटा, दो व्यक्तियों का, उसे तोड़ कर देखें तो एक व्यक्ति आता है। तो व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से व्यक्ति, एक दूसरे के पूरक है। अगर व्यक्तियों का एक समूह हम खड़ा कर दे तो वो समाज बनता है, लेकिन समाज को चलाए रखने के लिए हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है हमें पढ़ाना लिखाना होता है, जिससे समाज में परिवर्तन है, जिससे समाज चल पाए अपने क्रिया पर। तो उद्देश्य क्या है शिक्षा का, एक शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज को चलते चलाए रखना, जैसे चल रहा है उसे ठीक से चलाए रखना। क्योंकि इंसान अमर नहीं है, आज जो डॉक्टर है वो 100 साल बाद मर जाएगा, उसकी जगह दूसरा डॉक्टर हमें चाहिए। तो इसलिए हम जो है सतत शिक्षा देते रहते नई पीढ़ी को, जिससे वो पुरानी पीढ़ी का भार संभाल ले और जो है इस देश दुनिया को चलाए रखे। ठीक है, फिर उद्देश्य निष्ठता, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। जैसे पूर्व निर्धारित उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे हमारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य क्या है कि आपको नेट परीक्षा में पास होना है, और आप अगर पास हो गए तो ये उपलब्धि प्राप्त होती है। और वो उपलब्धि किस प्रकार से प्राप्त हुई, अच्छे से हुई, आपने अच्छे मार्क्स लिए, या फिर बॉर्डर पर ही पास हो गए, या फिर फेल हो गए, ये सारा जो मूल्यांकन किया जाता है। उसका स्तर क्या है, यानी कि आप पास तो हुए, लेकिन पास किस तरह से हुए, अच्छे मार्क्स से हुए, बुरे मार्क्स से हुए, या फिर सीधा फेल ही हो गए। क्योंकि पूर्व निर्धारित हमारा क्या है कि हमें परीक्षा पास करनी है। उसी प्रकार से एक उद्देश्य लेकर पहले से पूर्व निर्धारित उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, उसके बाद हम जब परिणाम मूल्यांकन हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था वो सफल हुआ या विफल हुआ, और कहां पर कमी पड़ गई, और अगर कोई कमी है तो उसका सुधार हम फिर से अगले वर्ष करते हैं। ठीक है, तो इसे आगामी यानी कि अगले वर्ष, जैसे कि चौथी कक्षा का एक विद्यार्थी है और हमने लगभग ये मानकर चला कर ताकि 80% तो जो विद्यार्थी के मार्क्स आने चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जो है 70 लेकर आ गया, तो क्या है, हमने मूल्यांकन किया कि ये कमजोर कहां पर पड़ा, किस किस विषय में कमजोर पड़ा, जिससे जब वो 5वीं कक्षा में चला जाएगा तो उस पर फिर से काम किया जाएगा। इस प्रकार से मूल्यांकन जो सतत चलता रहता। इसके बाद है निर्माणात्मक रचनात्मक प्रक्रिया, निर्माणात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन ही शिक्षण विधियों, शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन से क्या होता है, आपका निर्माण होता है, किसका, आपका बौद्धिक विकास होता है। उसमें क्या आएगा, हमने जैसे कि पीछे पढ़ा, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों का विकास जो है हम मूल्यांकन से कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हमने मूल्यांकन किया और उसमें आपके मार्क्स कम आए तो आपको पता चलेगा कि ये विषय मेरे कमजोर है, यहाँ पर मेरी गलती हो रही है, वो वहां पर आप फिर से जो है कार्य करोगे और वो गलती आप कम करोगे, जिससे आपका निर्माण होगा, किसका, बुद्धि का, भावों का और क्रियाओं का, ये सारे जो है विकास आपके हो जाएंगे। और साथ ही साथ शारीरिक विकास भी, क्योंकि केवल हम परीक्षा के द्वारा ही मूल्यांकन नहीं करते, अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन करते, जो कि हम अगली पीपीटी में पढ़ेंगे किस किस प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। और इसके बाद है विद्यार्थी केंद्रित, ये आपको याद रखना है, मूल्यांकन कौन सा है, विद्यार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित है। मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षा व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं, इसलिए मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। क्योंकि फोकस किस पर है, विद्यार्थी पर, छात्र क्या है, केंद्र में छात्र है, और चारों ओर से कौन है, उसके शिक्षक है, और केंद्र में कौन है, छात्र है, इसलिए विद्यार्थी केंद्रित है। क्योंकि हम मूल्यांकन किसका करते हैं, विद्यार्थी का करते हैं, लेकिन हम आगे शिक्षक का मूल्यांकन भी देखेंगे, वो भी आता है।
क्योंकि दोनों का मूल्यांकन करना है, लेकिन केंद्रित अगर पूछा जाए तो आपको विद्यार्थी केंद्रित ही लगाना है, ठीक है। सहकारी सहभागी निर्णय। पहले शिक्षक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था जो विश्वसनीय नहीं था, किंतु अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक यानी कि माता पिता या फिर पालक, जो कि उनको गार्जियन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, अभिभावक व अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। पूर्वाग्रह आपको पता है क्या है? पूर्वाग्रह यानी कि जो हमारे पहले से एक माइंडसेट होता है उसको तोड़कर जो है सकारात्मक और समान रूप से सभी को देखना कि कौन किस गांव का है। जैसे एक शिक्षक है, उदाहरण के पूर्वाग्रह क्या होता है, जैसे एक शिक्षक है जो कि विद्यार्थी छात्र के गांव का है, यानी कि इस शिक्षक के गांव का ये छात्र है, तो ये क्या करेगा कि मेरे गांव का है इसलिए मैं इसे ज्यादा मार्क दे दूं। तो ये प्रकार के अगर पूर्वाग्रह है, या फिर कोई छात्र है जो कि उसके गांव का नहीं है, उस शिक्षक का छात्र है, उस शिक्षक का लाडला छात्र है जिससे इस शिक्षक की बनती नहीं है, विरोधी है, तो उसकी जानबूझकर जो है बुराई करना या फिर उसको जानबूझकर कम मार्क्स देना, ये सारी बातें किसमें आती है? पूर्वाग्रह में। यानी कि पहले से कुछ सोचकर जो है मूल्यांकन ना करे तो वो पूर्वाग्रह में आता है। रिसर्च में भी आपने पढ़ा है, मैं मानकर चलता हूँ कि पूर्वाग्रह सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। पहले हमें उद्देश्यों का चयन करना है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है? नेट परीक्षा में पास होना। उद्देश्यों का अव्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, फिर उसे लिखना, फिर अधिगम परिस्थितियों की पहचान। तो हम जब पढ़ाई करते तो हमारी परिस्थितियां कैसे, विद्यार्थी यानी कक्षा कैसे, कक्षा में हमारे पास सहायक सामग्री कैसे, विद्यार्थी किस गांव से आया है, उसके इसका पहले का बैकग्राउंड कैसा था, कि वो किस मीडियम से आया था, वहां पर कैसी शिक्षा हुई, वो कमजोर छात्र है या फिर होशियार छात्र है, ये सारे अधिगम की परिस्थितियों की पहचान में आते। फिर परीक्षणों का चुनाव, कि किस प्रकार की परीक्षा लेनी है आपको, मौखिक लेनी है या फिर लिखित लेनी है। लिखित में लेनी है तो आपको किस प्रकार की लेनी है, जो है एमसीक्यू टाइप लेनी है, थ्योरी टाइप लेनी है, या फिर गुणात्मक आपको मूल्यांकन करना है। ये सारी बातें जो है इसमें आएगी। फिर प्रविधि का प्रयोग एवं परिणामों का लेखा। फिर हम प्रविधि का प्रयोग करके परिणाम जो भी आए उसको लिख कर रखते हैं रिकॉर्ड के लिए। फिर प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या, ये सब कुछ मूल्यांकन के सोपान में आते हैं। फिर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक उन्नति में सहायक। आपकी जो उन्नति है कौन सी, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उन्नति के लिए ये क्या है? सहायक है मूल्यांकन। इससे तीनों की उन्नति होती है। कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, क्योंकि अगर आप में कोई कमी है तो मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षक जो उस विषय पर फोकस कर सकता है जो विषय आपके कमजोर है, इसलिए कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम में संशोधन कैसे, यानी कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि सारे विद्यार्थियों को नहीं आ रहा, तो हम ये समझ पाते हैं कि ये जो टॉपिक हमने इस सिलेबस में रखा ये इस विद्यार्थी के एज के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम 10वीं का सिलेबस अगर 5वीं के स्टूडेंट को दे दे तो सारे 5वीं के स्टूडेंट जो है फेल हो जाएंगे। फिर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये इनके लिए ठीक नहीं है, इसे हमें थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे कि आपने हर साल देखा होगा, कुछ साल में 10-12 साल में हमेशा पाठ्यक्रम संशोधित होता रहता है, और उसमें क्या करते हैं, जो पुरानी बातें जो किसी काम की नहीं उसे निकाल दिया जाता है, जो बोझिल बातें हैं और उनका प्रैक्टिकल कोई उपयोग नहीं उसे भी निकाल कर जो है नई बातें है वो उसको जो है डाला जाता है पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम संशोधन में भी मूल्यांकन का काफी योगदान है। फिर विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना। विद्यार्थी का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम? मूल्यांकन द्वारा, कि कौन से विद्यार्थी होशियार है, कौन से टॉपर्स है, कौन से है जो मीडियम है और कौन से है जो एकदम बूंदो टाइप के विद्यार्थी है। जैसे हर स्कूल में लगभग ऐसा होता है, जैसे हमारे स्कूल में भी क्या होता था, ए से लेकर जो एफ तक जो वर्ग होते थे, जो सारे होशियार विद्यार्थी होते थे उनको एक क्लास में बैठाया जाता था,
और जो भोंदू विद्यार्थी हैं उनके लिए एफ क्लास जो है निकाली गई थी अलग से, और उनको जो है अलग से पढ़ाया जाता था, और होशियार लड़कों को अलग से पढ़ाया जाता था। ऐसे लगभग 7-8 जो है हमारी कक्षाएं होती थी एक क्लास की, यानी कि जैसे 10वीं का क्लास है, समझिए 10वीं का वर्ग है, तो उसमें 8-10 जो है अलग अलग कक्षाएं बनाई गई थी, जिसमें टॉपर्स विद्यार्थियों को ए ग्रेड में रखा जाता था, जो लूजर्स है एकदम मंदबुद्धि उनको एफ में रखा जाता था। ऐसी रैंकिंग के साथ साथ वर्गीकरण विद्यार्थियों का किया जाता है स्कूल में। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये है कि विद्यार्थी जो होशियार है उनको जो है स्पीड से पढ़ाया जा सके, उनको और ज्यादा जानकारी दी जा सके, इनका सिलेबस कवर करके उनको अन्य जानकारी भी दी जाए अगली कक्षा का। अगर 9वीं का विद्यार्थी है तो उनका 9वीं का सिलेबस कंप्लीट करके सीधा 10वीं का सिलेबस जो है उनको 9वीं में ही पढ़ा दे, क्योंकि वो होशियार बंदे हैं। लेकिन जो मंदबुद्धि वाले हैं उनको क्या है, धीरे धीरे पढ़ाना है, उनके डाउट्स अलग से लेने हैं, इसलिए उनको अलग किया जाता है। ये वर्गीकरण का ये जो है फायदा है विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। ठीक है, तो भविष्यवाणी करना, मूल्यांकन से भविष्यवाणी क्या होती है? जैसे कि आपको पता ही है, जैसे आपने 10वीं में अगर मार्क्स लाए होंगे 45, तो आपके चाचा घर पर आए होंगे, मामा घर पर आए होंगे, और एक भविष्यवाणी की होगी कि इसका कुछ हो नहीं सकता, की होगी या नहीं। और अगर आपने वही 85 या फिर 95 लाए होंगे 10th में, तो आपके चाचा मामा कहेंगे इसको इंजीनियर बनाइए, इसको डॉक्टर बना दीजिए। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी करना मूल्यांकन से हम आसान होता है। जिस प्रकार के विद्यार्थी जिस प्रकार के मार्क्स लाते हैं उस प्रकार से उनको फैकल्टी भी जो है चूज करने का सहायता मिल जाती है। ठीक है, मूल्यांकन से ये भी पता चलता है आपके कमजोर सब्जेक्ट कौन से है, आपके रुचि के सब्जेक्ट कौन से है, उस हिसाब से जो है आप अपनी शाखा भी चूज कर सकते हो। आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या फिर साइंस में जाना है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के ये सारे फायदे हैं। तो इसके बाद क्या है, निदान के बारे में मैंने आपको बताया था। निदान का अर्थ क्या है? समस्या की जड़ तक पहुंचना, समस्या का निराकरण करना नहीं है, समस्या की जड़ तक पहुंचना ही निदान है, ना कि उसका उपचार करना। जैसे मैंने उदाहरण एक डॉक्टर का दिया था आपको निदान के लिए, कि आपकी मम्मी ने डॉक्टर के पास आपको ले गई और कहा कि हमारा चिंटू जो है बीमार पड़ गया है। तो चिंटू को डॉक्टर ने पूछा कि तुमने कल क्या खाया था? तो उसने कहा कि मैंने बाहर का पानी पूरी खाया, ये भेलपूरी खाया, रोड का पानी पिया, तो उसके कारण जो है वो बीमार पड़ गया, ये डॉक्टर को पता चल गया। तो ये जो बात है उसने निकाली कि ये आज बीमार क्यों है, क्योंकि इसने कल जो है पानी पूरी खाई थी रोड की। तो ये इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निदान, यानी कि समस्या की जड़ तक पहुंचना। और फिर जब हमारे पास निदान आ जाता है तो हम उस पर उपचार कर सकते हैं, यानी कि अब उन पर जो भी डॉक्टर उसको टैबलेट देगा, दवाई देगा, वो सब कुछ करेगा। वैसे ही इसको शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर कोई शिक्षा विद्यार्थी जो कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, तो हम उसे खास करके शिक्षक उसको अलग से बुलाकर पूछता है कि उसे समस्या क्या है। अगर जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको लिखने पढ़ने की प्रॉब्लम है ना, तो उनको जो है शिक्षक अलग से बुलाकर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी जो बेसिक जो क्लियर नहीं फंड है। तो शिक्षक उन्हें अलग से जो है पढ़ा था, क्योंकि उसने समस्या की जड़ तक गया कि इसको जो है इसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उसे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम निदान कहते हैं। फिर अनुदेशन को प्रभावी बनाना, अनुदेशन यानी कि आदेश देना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना। तो मूल्यांकन से क्या होता है कि हम अनुदेश दे सकते हैं कि किस प्रकार के विद्यार्थी हमारे हैं, और उस प्रकार से जो हम उनको होमवर्क दे सकते हैं, उस प्रकार से जो हम सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे विद्यार्थी काफी कमजोर है तो हम अनुदेश कैसे देंगे कि बेसिक वाले, कि उनको बेसिक से पढ़ाओ। अगर हमारे विद्यार्थी काफी एडवांस है तो उनको क्या करेंगे, उनको जो है एक की जगह पर 4 किताबों से पढ़ाएंगे हम, क्योंकि वो स्मार्ट है तो कवर कर लेंगे। अगर हमारे विद्यार्थी कमजोर है तो उनको एक ही बेसिक किताब से जो है पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये अनुदेश को प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन का
उपयोग किया जाता। इसके बाद है मूल्यांकन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है मूल्यांकन की? सबसे पहला है विश्वसनीयता। शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका, आंसर बुक की जांच करता है और जांच के बाद अंक देता है, तो यदि उसकी उत्तर पुस्तिका पुनः कितनी ही बार जांच क्यों न की जाए, पहले आए अंकों में और दोबारा दिए गए अंकों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इसे कहा जाता है विश्वसनीयता। यानी कि हम जब मूल्यांकन करें तो ऐसा मूल्यांकन करें कि वो विश्वसनीय हो, यानी कि उसमें भेदभाव ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, जितने ही मार्क्स मिलने चाहिए जितने उसने सच में लिए हो या फिर जितना उसने लिखा हो। तो ये विश्वसनीयता मूल्यांकन में होनी चाहिए। विशेषता होती है कि अगर मूल्यांकन में विश्वसनीयता नहीं है, अगर किसी टीचर ने एक विद्यार्थी के मार्क्स कम दिए और किसी एक विद्यार्थी को ज्यादा दिए, तो उसमें क्या विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और मूल्यांकन भी खत्म हो जाएगा। इसे मूल्यांकन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आपने भेदभाव कर दिया, आपने पूर्वाग्रह रख दिया, तो क्या होगा, विश्वसनीयता निकल जाएगी और मूल्यांकन का जो हमारा उद्देश्य है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसी विश्वसनीयता को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जो बड़ी एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट की एग्जाम है हमारी, नेट की एग्जाम कैसे होते? एमसीक्यू में होती। क्यों होती है एमसीक्यू में? क्योंकि उसमें फिक्स उत्तर है। अगर एक प्रश्न ए का उत्तर बी है और अगर मैंने बी लगाया, तो कोई भी इसमें मुझे मार्क्स जो 2 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए वो देने ही पड़ेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए एमसीक्यू टाइप बड़ी एग्जाम ली जाती है, जिसमें जो भेदभाव ना किया कर पाए, कोई शिक्षक भी ना कर पाए और कोई विद्यार्थी भी डाउट ना करे कि मेरे मार्क्स कम क्यों है, उसके मार्क्स ज्यादा क्यों है, या फिर केवल उसकी भाषा या फिर उसके अक्षर लिपि किस प्रकार से वो सुंदर लिखता है उस पर ही मार्क्स ना दिए जाए, उसमें क्वालिटी कितनी है उस पर मार्क्स दिए जाए। तो इसमें भेदभाव कम होता है किसमें? जब हम एमसीक्यू पैटर्न में जो है हम एग्जाम्स लेते हैं। इसलिए बड़ी एग्जाम इसी पैटर्न में होती है, जिसमें मार्क्स को कट करना किसी के बस में नहीं होता, किसके हाथ में नहीं होता। इसलिए ये सबसे कारगर है किसी विद्यार्थी की परीक्षा लेने के लिए। तो दूसरा है वैधता। इसके अंतर्गत 2 विशेषताओं को शामिल किया गया है। पहला है मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन पत्र जो है हमारा, मूल्यांकन पत्र यानी कि मार्कशीट किस पर बनाई जानी चाहिए? जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमें पाठ्यक्रम में रखा गया था उसी पर हमने परीक्षा ली और उसी पर हमने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन का सर्टिफिकेट भी उसी पर दिया। तो ये हो गया वैधता, वैलिडिटी। वरना हमने आपको इतिहास पढ़ाया और परीक्षा ले ली भूगोल की, तो वो वैधता में नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी है परीक्षा जिस विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाए। तो ये दूसरी बात है, यानी कि जिस पेपर के बारे में हमें पूछा गया है उसी पेपर के बारे में प्रश्न है। जैसे हिंदी का पेपर है तो उसमें हिंदी ही आना चाहिए, अंग्रेजी का लिटरेचर नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है। तो ये है वैधता के बारे में। इसके बाद क्या है? विभेदीकरण। मूल्यांकन पत्र पेपर का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि पेपर तीनों स्तरों प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। जैसे कि आपने नेट में भी देखा होगा कि इस प्रकार का पैटर्न देखते आप कि मंदबुद्धियों के लिए आसान सवाल होते हैं। हमारे पेपर को अगर 100 प्रश्न देखे तो उसमें से क्या होते हैं, लगभग 30 प्रश्न जो होते हैं आसान होते हैं, फिर बाकी 30 प्रश्न औसत होते हैं और बाकी प्रतिभाशालियों के लिए जो कठिन प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से हर परीक्षा में पेपर्स निकाल जाते हैं। यानी कि एनटीए में भी आप देखिए सारे के सारे प्रश्न मुश्किल नहीं होते और सारे के सारे प्रश्न आसान भी नहीं होते। कुछ औसत होते हैं, कुछ काफी सरल होते हैं और कुछ काफी कठिन होते हैं। तो ये मूल्यांकन करते समय हमें इस प्रकार से भी पेपर बनाना पड़ता है कि सारे विद्यार्थी उसे समझ पाए, कि विद्यार्थियों के अनुकूल हो। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की विशेषता भी होनी चाहिए। तो पहले से यानी पता होना क्या है कि जैसे आपने एग्जाम पेपर देखा होगा, उसमें
एग्जाम पेपर के साथ प्रश्न के साथ ही वहां पर मार्क्स दिए होते हैं कि इस प्रश्न के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसमें पारदर्शिता है। पहले से ही विद्यार्थियों को बताया जाएगा कितने मार्क का पेपर होगा। सबसे ऊपर लिखा जाता है कि ये 100 मार्क का पेपर होगा, और फिर हर एक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स है। जैसे एनटीए 100 प्रश्नों का पेपर लेता है और हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये पहले से ही उन्होंने मूल्यांकन निर्धारित किया है और विद्यार्थियों के साथ इसे साझा किया है। इसके बाद है समग्रता। प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण भागों से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। तो हमने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है, क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है हमारे सारे यूनिट, जैसे पेपर 1 में हमारे कितने हैं, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट से सारे यूनिट से कम 5 प्रश्न लेता है एनटीए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न। लेकिन उन्होंने जब पत्र लिखा था, नियमावली लिखी थी, उसमें कहा था कि हर एक से 5 प्रश्न आएंगे हर एक टॉपिक से। इससे क्या है, पूरा पाठ्यक्रम जो कवर होता है, और पूरा पाठ्यक्रम कवर होने से क्या होता है, विद्यार्थी का पूर्ण जो है मूल्यांकन हम कर सकते कि उसने समग्रता रूप से कितना समझा है पाठ्यक्रम को। फिर उद्देश्य निष्ठता। प्रश्न पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों और प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम, संस्था दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए सीटेट आपको पता है परीक्षा के पेपर से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपना उद्देश्य पूरा करता है। तो क्या है, एक तो विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी का उद्देश्य इससे परीक्षा पास करने से उसे नौकरी मिल जाती है, और जो परीक्षा लेने वाला केंद्रीय माध्यम, उसका क्या होगा कि उसे शिक्षक मिलेंगे, जिससे वो अगली कक्षाओं के लिए, अगली आने वाली पीढ़ी के लिए जो है शिक्षक बना पाए। दोनों के उद्देश्य जो है पूर्ण होते हैं। जैसे कि नेट का पेपर भी इसी सीटेट की जगह आप नेट का उदाहरण भी ले सकते हैं। नेट भी परीक्षा इसलिए ली जाती है जिससे आप विद्यार्थी पास हो जाए और आपको जो है जॉब मिल जाए। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उनको पढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी के लिए टीचर्स चाहिए। तो दोनों का उद्देश्य पूरा होता है। तो उद्देश्य, इसमें उद्देश्य निष्ठता होनी चाहिए पेपर में। वही हम पेपर ले रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पेपर ऐसे ही ले रहे हैं और उसके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं है तो वो मूल्यांकन किसी काम का नहीं है। ठीक है, जैसे इसे समझिए, जैसे आपके घर में चाचा आ गए और उन्होंने आपको 10 प्रश्न पूछ लिए और आपका मूल्यांकन कर लिया, लेकिन उस मूल्यांकन का कुछ फायदा है क्या? चाचा आपको नौकरी देने वाले हैं? नहीं देने वाले, तो वहां पर मूल्यांकन करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वही अगर आप नेट का पेपर देते हो तो उसका कोई फायदा है, आपका उद्देश्य कुछ पूरा होगा। ठीक है, दोनों का। इसके बाद है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता जो है मूल्यांकन की सबसे अच्छी इकाई मानी जाती है। अगर हमें किसी का मूल्यांकन करना है तो वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी में आते हैं, वस्तुनिष्ठता में। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि एमसीक्यू जो कि नेट में, हमारे नेट में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो किस में आते हैं? वस्तुनिष्ठता में आते हैं। इसमें क्या है, पूर्वाग्रह को हम रोक सकते हैं कि कोई शिक्षक पूर्वाग्रह के साथ जो है उत्तर पुस्तिका जो चेक नहीं कर सकता। और आजकल तो ये सब कुछ कंप्यूटर में होता है, इसलिए कोई ह्यूमन का या फिर टीचर का इसमें जो है समावेश नहीं है। ठीक है, आप इसके आगे है उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों व पूर्वाग्रह का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर, जैसे एक प्रश्न है एमसीक्यू में
ये प्रश्न एक है, इसका उत्तर बी है। और सारे विद्यार्थियों ने अगर बी लगाया तो उसे आपको मार्क्स देनी होगी जितने निर्धारित है। जैसे 2 मार्क का ये है तो उसे 2 मार्क ही देने होंगे, 1 मार्क नहीं दे सकते या फिर उसे फेल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर उत्तर दिखाई दे रहा है। तो एमसीक्यू में क्या है, व्यक्तिगत संवेग हो यानी कि व्यक्तिगत इमोशन, यानी कि किसी की तरफ आपका नफरत है या फिर प्रेम है, उसके आधार पर जो आप किसी को कम ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते जब हम वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा लेते हैं। तो ये इसका फायदा है। फिर इसके बाद है मानकता। प्रश्न पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित हो, जैसे उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की तथा प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंकों की अनिवार्यता। तो ये मानक हमें निर्धारित करना है कि परीक्षा में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, उसके बाद जो है विद्यार्थी पास होगा या फिर फेल होगा। नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या चलता है, 35 जिसने मार्क्स ले लिए स्कूल के लिए मैं बता रहा हूं कि वो पास हो जाता है 35 के साथ। और लगभग जो है जो 70-80 के बाद किसी में 85 लगभग आ जाता है, उसमें ए श्रेणी दी जाती है। अब ए श्रेणी के ऊपर भी अभी 2 श्रेणियां बन चुके हैं, ए के ऊपर है ए प्लस और ए प्लस के ऊपर होती है ओ। तो ये नई श्रेणियां बन चुके हैं। तो इस प्रकार की श्रेणियां जो इसमें आती है, ये इसे क्या कहते हैं हम, मानकता। कि मानकता होगी कितने मार्क्स लेने के बाद उसे पास या फेल करार किया जाए। या अगर 34 अगर आपके आएंगे मार्क्स तो आपको फेल किया जाएगा। ये जो मानक हमारा इंडिया में नॉर्मली चलता है कि 35 मार्क के नीचे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको स्कूल में फेल किया जाता है। फिर व्यवहारिकता, मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक व व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे हो जिसमें समय व धन की बचत हो, साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, कागज स्वरूप का भी ध्यान रखा जाए। इस प्रकार मूल्यांकन में वैधता को भी महत्व देना चाहिए। तो व्यवहारिकता में क्या है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए कि मूल्यांकन जब हम करते तो उसका सुविधाजनक मूल्यांकन हो, व्यवहारिक हो। ऐसा नहीं हो कि आपका जो मूल्यांकन करने के लिए हमने प्रैक्टिकल रखा है कि आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रोजेक्ट करना है, और वो प्रोजेक्ट इतना महंगा है कि आपको कहा गया कि सारे स्टूडेंट जो है एक अच्छी क्वालिटी का ड्रोन बनाए, और जो विद्यार्थी ड्रोन बनाएगा वो पास हो जाएगा और जो नहीं बनाएगा वो फेल हो जाएगा। अगर ऐसा हमने मानक रख दिया तो हर स्टूडेंट तो इतना अमीर नहीं है कि वो खर्चा करे, रिसर्च करे, गैजेट के सारे पार्ट्स लेकर आए और जो है अपनी परीक्षा पास कर ले। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन करते समय व्यवहारिकता होगी, हम पेपर जो है कागज पर ले, कंप्यूटर पर ले, और उसमें ज्यादा खर्च ना हो, फीस भी ना ज्यादा हो उसकी, ठीक है, जिससे सभी को समान संधि मिले परीक्षा देने की। बाकी मूल्यांकन के प्रकार, अभी मूल्यांकन के प्रकार हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अधिगम को प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन को काफी महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, बल्कि शिक्षक मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जा रहा है। इसी आधार पर इन दोनों मूल्यांकनों का उल्लेख नीचे किया गया। तो क्या है विद्यार्थी मूल्यांकन? सबसे पहले हम विद्यार्थी मूल्यांकन पढ़ेंगे। विद्यार्थी का अगर हमें मूल्यांकन कर रहा है, विद्यार्थी का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो 2 प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। यानी परिणामात्मक यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड, और दूसरा एक गुणात्मक यानी कि क्वालिटी ओरिएंटेड जो रिजल्ट है। और नॉर्मली इसी को जो ज्यादा इंडिया में महत्व दिया जाता है, और मूल्यांकन को ज्यादातर इसी के अंतर्गत देखा जाता है कि मूल्यांकन क्या है, सिर्फ परिणाम अच्छे आने चाहिए। उसमें क्या होता है, जो भी हमारी थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सारे एग्जाम्स होते हैं वो सारे परिणामात्मक मूल्यांकन में आते हैं। जैसे मौखिक परीक्षा हो गई, ओरल टेस्ट हो गया, फिर रिटन टेस्ट हो गया, फिर प्रायोगिक परीक्षा होना यानी प्रयोग करके, या फिर लैब में, या फिर रिसर्च में, या फिर प्रोजेक्ट में, ये सारी बातें जो है इसी में आती है। लेकिन गुणात्मक में क्या है, इसमें जांच सूची, स्तर मापन, अवलोकन, घटना वृत्त, व्यक्ति अध्ययन। जो गुणात्मक में होती है उसमें क्या है कि
आप कितना समझ पा रहे हो ये देखा जाता है। और गुणात्मक मूल्यांकन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको अलग से, ये गुणात्मक मूल्यांकन टीचर करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कक्षा में कितनी बार आते हो, कितने रेगुलर हो, कितने बार उत्तर दे पाते हो, ये जो है गुणात्मक मूल्यांकन में आएगा। आपका स्वभाव कितना अच्छा हो गया, अगर आप अब तक एमए तक आपने पढ़ाई की है लेकिन आप घर में जाकर आपकी पत्नी को आप मारते हो, तो वो गुणात्मक मूल्यांकन में आपको जो है मार्क्स मिलेंगे 0। भले आपने एमए में जो है फर्स्ट एकदम ग्रेड लिया हो, A+ लेकर आए हो, लेकिन घर में जाकर अगर आप पत्नी को मारते हो तो क्या है, गुणात्मक मूल्यांकन में आप फेल हो गए हो। परिणात्मक मूल्यांकन में भले ही पास हो गए। तो ये दोनों मूल्यांकन अलग होती है, उसमें जो है मानसिक भावना या फिर आपके मनोभाव को ज्यादा जोर दिया जाता है। और उसी के साथ साथ आपकी पढ़ाई, जो गुणात्मक मूल्यांकन है वो जो है आखिरी एग्जाम से पहले ली जाती है। हर दिन क्लास में जो है गुणात्मक मूल्यांकन होता है। और परिणामात्मक मूल्यांकन कब होता है, साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, जो हमारी सेमेस्टर में एग्जाम आती है 6 या फिर 1 साल में, वो परिणात्मक मूल्यांकन में आती है। लेकिन गुणात्मक मूल्यांकन क्या है कि कक्षा में जब टीचर आपको प्रश्न पूछता है और आप उत्तर देते हो तो गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। सतत जांच की जाती है, हर रोज प्रश्न पूछे जाते हैं, हर रोज जो है टीचर आपसे बात करके देखता है कि आप कितना समझ रहे हो, तो ये किस में आएगा, गुणात्मक मूल्यांकन में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं। और लिखित परीक्षा के जी ये कुछ पार्ट्स है, ये हम देखेंगे, सब पॉइंट्स है लिखित परीक्षा के प्रकार। लिखित परीक्षा में क्या है, पहला है निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा यानी कि थ्योरी परीक्षा, जिसमें आपको लिखना होता है। जिस परीक्षा में आप कलम लेके बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखते हो 10-12 पेज भर भर के, वो निबंधात्मक परीक्षा में आएगा। फिर अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा, यानी कि जो आपके 20 मार्क के क्वेश्चन वाले जो पेपर्स होते हैं, जो कि लगभग 2 महीने में एक बार लिए जाते हैं, वो अति लघुत्वात्मक परीक्षा में आएगा। निबंधात्मक में लगभग जो है 100 मार्क्स के पेपर लिए जाते हैं, 80 मार्क्स से जो होते, जो कि साल में एक बार या फिर साल में 2 बार लिए जाते हैं। और ये जो है अति लघु वाले महीने में एक बार ली जाती है। और इसके बाद लघु उत्तरात्मक परीक्षा, यानी कि जो उससे थोड़ी बड़ी होती है, या फिर समझ लीजिए 40 मार्क की कोई। और फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो कि आपको पता है MCQ टाइप, जो कि नेट भी जो है इसी प्रकार का लेता है परीक्षा, वस्तुनिष्ठ। तो ये लिखित परीक्षा के ये प्रकार है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को, अगर किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। प्राची जी गुड इवनिंग। इसके बाद विद्यार्थी मूल्यांकन, जो कि हमने पहले चार्ट में देखा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मूल्यांकन में सबसे पहला क्या आता है, परिणामात्मक मूल्यांकन। अन्य विद्यार्थी मूल्यांकनों की तुलना में यह अधिक उपयोगी, विश्वसनीय व वैध है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग है। तो ये मूल्यांकन कौन सा है, जो कि मूल्यांकन हमारा नॉर्मली चलता है देश दुनिया में, परीक्षा लेकर मिड टर्म की, सेमेस्टर की परीक्षा, ये सारी जो है इसी के अंतर्गत आती है। ओरल परीक्षा, ये सारी परीक्षा इसमें आते हैं। इसमें पहला क्या है, ओरल टेस्ट, यानी कि मौखिक परीक्षा। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना। कौन से ज्ञान की जांच करनी की जाती है, पूर्व ज्ञान, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसे ही पूछा जाता है, नया प्रश्न नहीं पूछा जाता मौखिक परीक्षा में। जो साल भर आपने पढ़ा होता है उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती है। फिर साथ ही अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की भी जांच होती है, जो कि अभिव्यक्ति की जांच हम कैसे थ्योरी पेपर में नहीं ले सकते, लिखित परीक्षा में जो है, लिखित परीक्षा में अभिव्यक्ति की जगह नहीं है, क्योंकि लिखित परीक्षा में अभिव्यक्ति होती नहीं। तो किस प्रकार से विद्यार्थी बात करता है, यानी कि उसका सामाजिक विकास कितना हुआ है, भाषा का विकास कितना हुआ है, ये सारी बातें हम मौखिक परीक्षा से जो है निकाल सकते हैं। फिर क्रियाशीलता, ये भी हम जो मौखिक परीक्षा से निकाल सकते हैं। फिर मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से क्लेडाइस ने किया था। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। तो सुकरात, आपको पता है सुकरात ने जो है ओरल टेस्ट को जो है प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया। फिर कक्षा में प्रश्नोत्तर करके शिक्षक यह ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं। प्रश्न उत्तरी
जो होती है वो भी ओरल परीक्षा में आती है। जैसे कक्षा में अगर हम मौखिक प्रश्न उत्तरी लेते हैं साथ ही साथ, तो वो ओरल टेस्ट में आता है। यह परीक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही विद्यमान है। जैसे कि आपको गुरुकुल पद्धति आपको पता है, और गुरुकुल पद्धति में भी जो मौखिक परीक्षा ली जाती थी, और उसे क्या कहा जाता, शास्त्रार्थ। जब जो विद्यार्थी पढ़े लिखे विद्यार्थियों को शास्त्रार्थ करना जो सिखाया जाता था, उसी से जो उनका मूल्यांकन भी किया जाता था। एक विद्यार्थी बैठेगा, उसके सामने दूसरा विद्यार्थी बैठेगा, और दोनों एक दूसरे से प्रश्न उत्तरी करेंगे। ये शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे गुरुकुल से हमारे प्राचीन भारत में जो है लगभग पीछे अगर हम मुड़कर देखेंगे 2000 साल तक जो है हमें मिलती है। 2000 साल पहले भी ये परंपरा हमारे भारत में थी। तो प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि मुनि या गुरु अपने शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाते थे। वर्तमान समय में साक्षात्कार आदि रूपों में मौखिक परीक्षा का संचालन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है साक्षात्कार आईएएस के एग्जाम में लिया जाता है। आईएएस में जब आप पहले प्री एग्जाम क्लियर करते हो, फिर मेंस निकालते हो, मेंस के निकालने के बाद साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें फेल हो गए आप तो आपको आईएएस मिल नहीं सकता। अगर आपको नौकरी चाहिए तो साक्षात्कार, ये तीसरी परीक्षा होती है। तो 3 परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो आपको आईएएस आईपीएस और बाकी जो पोस्ट मिलती है। तो वहां पर साक्षात्कार का काफी बड़ा महत्व है। और बाकी भी आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बाकी अगर कौन से भी व्यवसाय में हो, आप कौन से भी जॉब में हो, वहां पर भी जो साक्षात्कार लिया जाता है आपको जॉब देने से पहले। तो लिखित परीक्षा आपको पता है, आधुनिक समय में लिखित परीक्षा परिणामात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव को जांचा जाता है। इसके अंतर्गत निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी एवं अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों, ये चारों का मैंने आपको उत्तर अर्थ बताया था कि निबंधात्मक क्या होता है, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, और लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे, जो कि ऐसे लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है 2 मार्क्स के भी होते हैं, 2 लाइन्स में भी लिखे जाते हैं। वो लघु उत्तरी वाले होते हैं जो 5-6 लाइनों में लिखे जाते हैं, और निबंधात्मक में जो है 2-3 पेज आपको लिखने पड़ते हैं। वस्तुनिष्ठ आपको पता है एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं। गुड इवनिंग राखी जी, स्नेहा जी, जितने स्टूडेंट है एक बार सारे स्टूडेंट जो है लाइक कीजिए। कल से मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है कक्षा में जुड़ नहीं रहे। कल का भी और आज भी कुछ प्रॉब्लम है विद्यार्थियों को, जो कि बहुत ही लगभग आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट आप कक्षा में 2 दिन से नहीं आ रहे। निबंधात्मक परीक्षा, इसमें क्या है, शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में लिखित परीक्षा के रूप में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप में देना होता है उसे निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। तो यहाँ से जो निबंधात्मक परीक्षा में जो है आपका कैरेक्टर, चरित्र हम जो है आसानी से देख सकते हैं। जो आपका चरित्र है उसे समझने के लिए एमसीक्यू टाइप का जो है क्वेश्चन ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में जो है ये कारगर होता है। इसलिए आईएएस का जो भी एग्जाम होता है वो निबंधात्मक में होता है, एमसीक्यू में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका चरित्र देखना है, क्योंकि वो देश दुनिया को सर्व करने वाले, आगे चलकर वो देश को संभालने वाले हैं। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर पहले जिला संभालता है, लेकिन बाद में जब तक वो रिटायर्ड होने लगता है तब तक वो केंद्र में चला जाता है, और अंत में उसे देश संभालना है। इसलिए उसका चरित्र जो है हमें चेक करना पड़ता है, किस प्रकार का चरित्र, किस प्रकार का उसका एटीट्यूड है। और मैंने आपको एटीट्यूड का भी अर्थ बताया था। जो समाज में एटीट्यूड का अर्थ है वो अर्थ नहीं है, एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, कि उसका नजरिया किस प्रकार का है, सकारात्मक है क्या, उसका नजरिया सेकुलर है, या फिर उसमें जो है बहुत से आडंबर है, या फिर वो पूर्वाग्रहित है कि पुरानी परंपरा के साथ चलता आ रहा है। ये सारी बातें जो है निबंधात्मक परीक्षा में पूछी जाती है, और जिससे वो चरित्र किस प्रकार का है विद्यार्थी का ये पता चल सकता है। फिर निबंधात्मक परीक्षा के गुण क्या है? मौलिकता का विकास। मौलिकता का विकास क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आंसर आपको खुद की भाषा में लिखनी होती है।
भाषा किसकी होती है, उसमें भाषा किसकी होती है, हमारी अपनी होती है, किताबी भाषा नहीं होती। जब आप निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखते हो तब आपकी खुद की भाषा में और खुद के शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है। इसलिए मौलिकता उसमें विकसित हो जाती है। लेकिन अगर एमसीक्यू के अगर मैं प्रश्न पूछूं एमसीक्यू में, तो उसमें आपकी मौलिकता नहीं दिखाई देगी कि आपने उत्तर, सिर्फ आपको पता है इसका उत्तर बी है या फिर सी है। इससे मुझे पता नहीं चलेगा आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आपका विचार कैसा है, ये नहीं पता चलेगा। तो ये इसकी सीमा है एमसीक्यू की। लेकिन निबंधात्मकता में क्या है, तो मौलिकता हमें दिखाई देती है कि विद्यार्थी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार की उसकी शब्दावली है, किस प्रकार के उसके विचार है, उसमें विचारों में क्या पूर्वाग्रह है क्या, ये सारी बातें हम उसमें देख सकते हैं। बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना चाहिए। तो बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना, तो निबंधात्मकता से क्या होता है, आपकी अभिव्यक्ति मिलती है। अभिव्यक्ति कैसे, लिखित रूप में अभिव्यक्ति, आपके जो विचार है आप जो परीक्षा में लिख सकते हो, तो लिखित अभिव्यक्ति हम निबंधात्मक परीक्षा से जो विकसित कर सकते हैं। इसके बाद भाषा शैली और लिखन शैली का विकास होता है कि आपकी भाषा जो है मानक भाषा की तरफ बढ़ती है अगर आपने निबंधात्मक परीक्षा दी हो। अगर हमारे नेट की परीक्षा अगर निबंधात्मक हो जाए तो इस पर अलग से क्लास लेंगे सारे टीचर्स की, आपकी भाषा कैसी होगी, हिंदी में आपको संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करना है, आपको जो बोली भाषाओं का प्रयोग नहीं करना, ये सारी बातें जो आपको फिर टीचर अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे एमसीक्यू में होती है, इसलिए जो ये बातें सारी अब हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो भाषा शैली और लिखन शैली यानी कि लिखने समय भी जो त्रुटियां कम करना, जिसे हम वर्तनी की गलतियां कहते हैं, वर्तनी की गलतियां कम, और शब्द ऐसे लिखे जाए जो कि पढ़ने योग्य हो, समझ आए कि क्या लिखा है। तो ये सारी विकास जो है होता है। फिर निबंधात्मक परीक्षा के दोष, इसके बाद क्या है दोष, इसे मैं अलग कर देता हूं, नीचे दोष है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि सारी बातें आसान है इसलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, आप सभी ये बातें समझ पाते, क्योंकि आपने सारी परीक्षा, सारे प्रकार की परीक्षा आप देख कर आए हो, क्योंकि आप सभी का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग हो गया है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से आप गुजर चुके हो और इन्हें अच्छे से समझते हो, इसलिए आपको सिर्फ एक बार परिचय देना है, और अगर कोई हार्ड टॉपिक होगा तो उसे थोड़ा सा विस्तार से बताना। फिर दोष क्या है इसमें, निबंधात्मक परीक्षा के दोष, वैधता और विश्वसनीयता का अभाव। क्यों अभाव है विश्वसनीयता का, हमने कहा था जैसे अगर आपने निबंधात्मक पेपर लिखा है बड़ा सा, और उसका एक प्रश्न का उत्तर लिखा है, और उसमें क्या होता है कि शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, उसके अनुसार वो शिक्षक उत्तर का जो मार्क्स देगा 10 मार्क का है, लेकिन उसे आपकी भाषा पसंद नहीं आई, या फिर उसे आपकी जो बोली भाषा के साथ जो आपने उसका उत्तर लिखा वो उसे पसंद नहीं आया, उसे लगता है कि संस्कृत निष्ठ भाषा होनी चाहिए, इसलिए उसने आपके 2 मार्क्स काट लिए। और 2 मार्क्स क्यों काटे, और क्योंकि आपकी जो वर्तनी की गलतियां थे उसमें काट ली, या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक थी उसमें काट ली, या फिर उसको और आपके विचार जो है मिलते नहीं है। अगर पूछा जाए प्रश्न ऐसा हो कि अकबर का शासनकाल कैसा था और अकबर के बारे में लिखिए, अगर ऐसा टीचर है जो कि अकबर को पसंद नहीं करता तो वो क्या करेगा, अगर आपने उसकी तारीफ की हुई, उसके अच्छे कामों के बारे में बताया हुआ, लेकिन उसके पूर्वाग्रह क्या है कि उसे अकबर पसंद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा आपके मार्क्स काट देगा। तो वो विश्वसनीयता इसमें नहीं होती, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ चेक करने वाला भी एक शिक्षक है, और शिक्षक की भी पूर्वाग्रह होते, उसके भी एक विचारधारा होती, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होती है, और उस विचारधारा के साथ वो चलता है। और जब वो पेपर चेक करता है तब भी वो अगर विचारधारा उसके साथ आ जाए तो वो क्या होती है, उसका परिणाम आपके पेपर पर पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर टीचर घर में अगर पत्नी से झगड़ा करके आया है तो वो पेपर चेक करते समय भी उसका गुस्सा जो पेपर पर निकालेगा। अगर आपकी छोटी सी गलती होगी तो उसमें भी जो उसे कट कर देगा, ऐसा बड़ा सा कट कर देगा, और जो है आपके मार्क्स जो है कम कर देगा, 10 मार्क्स में से 9 कर देगा, 9 से 8 कर देगा। और दूसरी बात क्या है विश्वसनीयता में, जैसे नॉर्मली जो स्कूलों में पेपर लिए जाते हैं उसमें क्या है, ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ होता है, जो नॉर्मली स्कूल में पेपर लिए जाते हैं उसमें नाम पढ़कर जो है
उसके उस विद्यार्थी का साथ किसके कैसे संबंध है। अगर उसके संबंध मधुर है तो वो जानबूझकर उसके मार्क्स जो है बढ़ा देगा, जो कि आपको अक्सर स्कूलों में दिखाई देता है। और जो उस विद्यार्थी को पसंद नहीं करते उसके मार्क्स जो है कम भी हो सकते हैं। तो ये बातें सब होती रहती है, लेकिन ये बातें एक टीचर को शोभा नहीं देती। अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो ये गलत है, लेकिन ये विश्वसनीयता की बात तो आ ही जाती है। वैधता की बात क्या है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है फैक्चुअल या फिर ऐसा है कि जिसमें चिंतन की बात है, जैसे चिंतन करना है आपको, औरंगजेब के पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया औरंगजेब ने, और उस पर अगर आपको चिंतन करने का प्रश्न पूछा जाए इतिहास में, तो शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा है औरंगजेब के लिए। अगर उसका दृष्टिकोण जो है न्यूट्रल है, यानी कि जैसा उसने काम किया वैसा न्यूट्रल अगर होगा तो वो ठीक ठाक मार्क देगा। लेकिन अगर उसका दृष्टिकोण नेगेटिव है, उसका एटीट्यूड औरंगजेब के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा, कम मार्क्स देगा आपको। अगर आपने उसकी कुछ अच्छी बातों को भी अगर दर्ज किया होगा तो भी उसे क्या कहेगा कि नहीं ये गलत था और ये स्टूडेंट भी गलत है। इस प्रकार से वैधता और विश्वसनीयता का अभाव जो हमें निबंधात्मक परीक्षा में दिखाई देता है। फिर निरपेक्षता का अभाव, शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों वो पूर्वाग्रह का प्रभाव उत्तर पुस्तिका पर पड़ता है। इसका उदाहरण मैंने दिया था अभी। अगर घर में अगर टीचर का अगर झगड़ा हुआ हो, या फिर उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो, या फिर उसका पेपर जांचते समय अगर मूड ठीक ना हो, गुस्से में हो, तो वो क्या करेगा, मार्क्स कम कर सकता है अच्छे विद्यार्थी का भी। अगर उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर उसका मूड अच्छा है और उसके साथ सब कुछ चंगा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी विद्यार्थी का देखिए 35 में पास होता है और उसके 34 आए हैं, तो वो आज खुश है, इसलिए क्या करेगा, वो 1 मार्क्स ऐड करके उसको पास कर देगा, 35 करके पास कर देगा। तो ये शिक्षक का किस प्रकार का मूड है, इस पर भी जो है उत्तर पुस्तिका में आपके मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, और ये अक्सर होते रहते हैं। लेकिन ये एक टीचर को नहीं करना चाहिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। ये पूरी तरह से सही बात है कि निबंधात्मक परीक्षा में देते समय हम क्या है, रट्टा रट्टा मार मार कर जो है हम याद करते क्वेश्चंस, क्योंकि हमको 5-6 पेज जो है लिखना होता है एक प्रश्न का उत्तर। तो उसके लिए क्या करना होगा, रट्टा मारना होगा, और पुस्तकी भाषा में जो है विद्यार्थी उत्तर लिखकर आते हैं, जैसा पुस्तक में लिखा था वैसा ही उत्तर लिखकर आ जाते हैं। यानी कि जैसे शिक्षा या ज्ञान की जो उल्टी करते हैं विद्यार्थी। रटना यानी क्या है कि जैसे कोई कचरा ऐसे खा लिया और उस कचरे को उसी प्रकार से जो है उल्टी कर दी, उस प्रकार से जो आपको निबंधात्मक परीक्षा में दिखाई देगा। जो कुछ भी गाइड में है उसे याद कर लो और उसे दिमाग में डाल दो, और परीक्षा में जाकर उसी को निकाल कर फेंक दो पेपर पर, और क्या करो, काले कर दो सारे कागज लिख लिख कर। तो ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसमें व्यक्ति भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, भिन्नताओं को जो है महत्व नहीं दिया जाता। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में उत्तीर्ण करवाना है, न कि उसमें मानसिक शक्तियों का विकास करना। तो इनका उद्देश्य क्या था, नॉर्मली ये स्कूलों में ली जाती है, और स्कूलों का उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी को पास किया जाए। जैसे कि आपको पता है 9वीं तक जो विद्यार्थियों को हम फेल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर है कि 9वीं तक सभी को पास करो, फिर 10वीं में वो फेल हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप वाली को ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा हम कहते। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आधुनिक शैक्षिक परिदृश्य में लिखित परीक्षा के एक नए रूप में उत्पत्ति हुई है, जो परंपरागत परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा के ठीक विपरीत है। इस नवीन परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको पता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो यहाँ पर जो दोष है, निबंधात्मकता में जो दोष है, वैधता और विश्वसनीयता था, वही यहाँ पर एमसीक्यू टाइप में क्या है, उसके गुण है, उसकी विशेषता है कि वहां पर विश्वसनीयता नहीं होती, वैधता नहीं होती निबंध में, लेकिन यहाँ पर होती है। ये एक दूसरे के उल्टे है। ठीक है, उसमें जो बुराई होगी ये इसमें अच्छा है, और इसमें जो अच्छाई है उसकी बुराई है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता है एबीसीडी में जो पूछे जाते हैं, एबीसीडी में उसे ही बहुविकल्पी प्रश्न कहा जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि एक वाक्य में से एक कोई शब्दों को हटाया जाता है और पूछा जाता है कि इस स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये आपको सबको पता है। एकांतर अनुक्रिया या सही गलत वाले प्रश्न, यानी कि जो कथन दिए गए वो सही है या गलत है वाले प्रश्न भी पूछा जाते हैं। उसके बाद विजातीय प्रश्न, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प समान, यानी कि सत्य चुनिए असत्य कथन चुनिए वाले प्रश्न जो होते हैं। 4 दिए जाते कथन, उसमें से असत्य कथन चुनिए, उसमें वो उसे क्या कहा जाता है, विजातीय प्रश्न। और सजातीय प्रश्न में पहले विकल्प का संबंध दूसरे से होता है, तो ये कथन कारण वाले प्रश्न सजातीय प्रश्नों में। फिर मिलान पद प्रश्न, यानी कि इस तरफ कुछ रचनाएं दी जाती है और दूसरी तरफ लेखक दिए जाते हैं और उसमें हम मिलान करते हैं, वो वाले प्रश्न है। तो ये सारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आते हैं और आपके नेट के सिलेबस में ये सारे टाइप के प्रश्न जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण निम्नलिखित है। ये जो है हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है समय हो चुका है, तो कल से हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण पढ़ेंगे, उसमें क्या गुण आते हैं। फिर परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आज की कक्षा में जो भी हमने मूल्यांकन की प्रणालियां देखी उसमें कोई डाउट हो तो, क्योंकि सभी आसानी था, एक बार आपको सिर्फ समझना था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी लाइव चैट में कमेंट कर सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर सकता है। और सारे स्टूडेंट जो कक्षा बंद करने से पहले लाइक और एक बार कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी को कोई डाउट ना हो तो। शिबू पांडे जी, आप जो है अभी कक्षा खत्म हो गई, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है अभी रिकॉर्डिंग क्लास शुरू हो जाएगी, इसे कक्षा को मैं खत्म कर दे, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज मूल्यांकन प्रणाली जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाया गया था। जो भी अभी लेट स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो एक बार जो है देख ले। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद।